सारा इस वक्त गार्डन में खड़ी थी और सभी मेहमान जा चुके थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि इतने सब कुछ सहने के बाद भी सिंघानिया परिवार उससे सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकता है। वो यहाँ तो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से आई थी, वरना इन लोगों के बीच होना भी उसे पसंद नहीं था। तभी पीछे से पृथ्वी की आवाज आई, छोटी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अंदर से ऐसे क्यों आ गई? सारा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर पलटते हुए कहा, भाई, मुझे भूख लग रही थी। आप सब लोग तो बातों में इतने व्यस्त थे। आपको पता है ना, आपकी इस छोटी बहन से भूख कंट्रोल नहीं होती। तो मैं जल्दी से यहाँ आ गई। पृथ्वी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो मेरी छोटी बहन को क्या खाना है? सारा चहकते हुए बोली, भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है, और वो भी ढेर सारी। प्लीज, जल्दी से चलो ना। देखो, कितना यम्मी खाना रखा है। और तुम्हारी वजह से मैं इतनी देर से भूखी हूँ। पृथ्वी हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा, चलो, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर वह सारा की पसंद की सारी चीजें प्लेट में डालने लगा। खाना लेकर दोनों एक बड़ी सी टेबल पर जाकर बैठ गए, जहां काफी लोग बैठ सकते थे। पृथ्वी ने सारा को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। सारा भी बड़े मजे से खाना खा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर पृथ्वी को सुकून महसूस हो रहा था। उसने प्यार से कहा, देखा, छोटी, अब तो सब ठीक लग रहा है ना? सारा ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ भाई, अब सब अच्छा लग रहा है। तभी वहां दिग्विजय आ गए। उन्होंने सारा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हमारी गुड़िया रानी यहाँ अपना पसंदीदा खाना खा रही है? अच्छा लगा। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनवाया है। मुझे पता था कि तुम्हें ये सब पसंद है। सारा ने दिग्विजय के गले लगते हुए कहा, थैंक यू, दादाजी। आप वाकई दुनिया के बेस्ट दादाजी हैं। आपको तो हमेशा पता होता है कि मुझे क्या पसंद है। दिग्विजय सारा की बात सुनकर मुस्कुराए और प्यार से बोले, तुम खुश रहो, बेटा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तभी वहां सिंघानिया परिवार आ गया। उनकी नजरें सारा पर थीं, जो इस वक्त बेहद खुश लग रही थी। देवांश, दिव्यांश और देव की नजरें पृथ्वी पर जाकर ठहर गईं। वह देख रहे थे कि कैसे पृथ्वी अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये देखकर उन्हें बेहद बुरा लग रहा था। देवांश ने धीरे से दिव्यांश से कहा, सारा हमसे तो ढंग से बात भी नहीं कर रही, और इस अनजान लड़के के साथ इतनी कंफर्टेबल है। दिव्यांश ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है? उसने तो हमें वैसे भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब हमें इस पर कुछ कहने का हक भी नहीं बचा। देव ने गुस्से को दबाते हुए कहा, चलो, यहाँ से चलते हैं। हमारी मौजूदगी से उसे और तकलीफ होगी। तीनों चुपचाप वहां से हट गए, लेकिन उनके मन में सारा से दूरी का दर्द साफ नजर आ रहा था। इधर पृथ्वी और दिग्विजय सारा की खुशी में खोए हुए थे। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए सारा से कहा, छोटी, जब तुम हंसती हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। सारा ने हंसकर जवाब दिया, आप भी तो हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखते हो। थैंक यू, भाई। दिग्विजय ने दोनों को प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, भगवान तुम दोनों का ये प्यार हमेशा बनाए रखे। सारा और पृथ्वी की हंसी और खुशी की गूंज गार्डन में फैल गई, और यह पल सबके लिए खास बन गया। वहीं पास ही डाइनिंग टेबल पर सिंघानिया परिवार और राजवंश परिवार बैठा हुआ था। सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन सिंघानिया परिवार के लोगों की हालत ऐसी थी कि किसी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। आयशा सारा को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। आज सारा की वजह से सारा ध्यान उसी पर था, और आयशा को किसी ने नोटिस तक नहीं किया।
ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सारा से बदला लेगी। हालांकि अभी सबके सामने कुछ करना ठीक नहीं था। तभी सारा अचानक खांसने लगी। देवांश, जो उसके सामने बैठा था, तुरंत पानी का गिलास लेकर उसकी ओर बढ़ा। लेकिन सारा ने देवांश के हाथ से पानी लेने के बजाय पृथ्वी की तरफ देखा और उसके हाथ से पानी पी लिया। देवांश ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि सारा ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में उसने वो पानी खुद ही पी लिया। आयशा को यह मौका सही लगा। उसने तुरंत कहा, सारा, ये बहुत गलत बात है। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देवांश भाई ने तुम्हें पानी दिया और तुमने न सिर्फ उन्हें इग्नोर किया, बल्कि सॉरी तक नहीं कहा। ये ठीक नहीं है। सारा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पृथ्वी की ओर देखा। पृथ्वी, जो अब तक चुप था, गुस्से से आयशा को घूरने लगा। इससे पहले कि सारा कुछ कहती, पृथ्वी ने गुस्से भरे स्वर में कहा, तुम होती कौन हो मेरी बहन को कुछ कहने वाली? और तुम्हें किसने हक दिया उसे रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का पाठ पढ़ाने का? मेरी बहन ने किसी की बेइज्जती नहीं की है। और रही बात पानी लेने की, तो उसने सही किया। मैंने उसे सिखाया है कि अनजान लोगों से ज्यादा अपने करीबियों पर भरोसा करना चाहिए। पृथ्वी ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, और जहां तक तुम्हारे भाई की बात है, सारा किसी अनजान से बात करना या कुछ लेना पसंद नहीं करती। खासकर तब, जब वह बुरी तरह खांस रही हो। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि उसने मुझसे पानी लिया। पृथ्वी ने आयशा की ओर पलटते हुए कहा, इस पर सवाल खड़ा करने के बजाय तुम्हें उसकी तबीयत को लेकर फिक्र करनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसे नीचा दिखाने पर है। अगली बार उसे कुछ कहने से पहले सोच लेना। समझी? पृथ्वी की बात सुनकर आयशा का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई और चुपचाप अपने खाने की तरफ देखने लगी। सारा ने पृथ्वी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई, थैंक यू। पृथ्वी ने सारा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, तुम्हारी खुशी और सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है। कोई तुम्हें परेशान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पहली बार था जब किसी ने सारा के लिए इस तरह स्टैंड लिया था। वो मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी, जबकि सिंघानिया परिवार के चेहरे पर खामोशी और असहजता छा गई थी। सारा को इस वक्त पृथ्वी बेहद क्यूट लग रहा था, खासकर जब वो गुस्से में आयशा और देवांश को जवाब दे रहा था। लड़ते वक्त पृथ्वी का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता था, जो उसे और भी हैंडसम बना देता था। सारा ने मुस्कुराते हुए अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, भाई, मैंने बहुत खाना खा लिया, अब मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। पृथ्वी हंसते हुए बोला, तो मेरी छोटी बहन क्या खाना चाहती है? बताओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। सारा ने तुरंत कहा, भाई, मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। प्लीज जल्दी लाओ ना, मुझे अभी खाना है। देखो, कितना मन कर रहा है मेरा। जल्दी करो प्लीज। पृथ्वी हंसते हुए बोला, अरे बाबू, जा रहा हूँ। पहले खड़ा तो होने दो। फिर वह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दिव्यांश, जो सारा की हरकतों को ध्यान से देख रहा था, अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। उसने पास में रखी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम उठाई और सारा के सामने कर दी। सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे यह आइसक्रीम क्यों दे रहे हैं? दिव्यांश हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि यह तुम्हारी फेवरेट है और मेरी भी। बचपन से ही मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। तुम इसे खा सकती हो। सारा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मुझे सारा सिर्फ मेरे करीबी लोग या मेरे परिवार वाले ही बुला सकते हैं। आप मुझे मिस चौहान कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दिव्यांश को ये सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है,
मिस चौहान, यह आइसक्रीम तुम खा सकती हो। वैसे भी मैं इसे झूठे मुंह खाने से बचा हूँ। सारा ने जैसे ही आइसक्रीम देखी, उसे बचपन की वही कड़वी यादें याद आने लगीं। सिंघानिया परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, जिन्हें चॉकलेट आइसक्रीम बेहद पसंद थी, दिव्यांश और सारा। उनके पिता, हर्ष सिंघानिया, बचपन में चॉकलेट आइसक्रीम खास तौर पर दोनों के लिए लाते थे। लेकिन कुसुम हमेशा दिव्यांश को बड़ा हिस्सा देती थी, और जो थोड़ा सा बचता था, वह सारा को देती थी। लेकिन आयशा, जो सारा से हमेशा जलती थी, कुसुम पर दबाव डालकर वह आइसक्रीम भी खुद ले लेती थी। सारा चुपचाप रोते हुए अपनी माँ की ओर देखती रहती थी। वह दिव्यांश से कहती, भाई, बस एक चम्मच दे दो, प्लीज। लेकिन दिव्यांश गुस्से से कहता, अपनी आइसक्रीम खाओ, मेरी आइसक्रीम को नजर भी मत लगाना। छोटी सी सारा कोने में बैठकर रोती रहती, और कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। डाइनिंग टेबल पर माहौल पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। सारा ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी भाव के दिव्यांश की दी हुई आइसक्रीम को अपने हाथों में उठाया। दिव्यांश खुश हो गया कि शायद सारा ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले ही पल, सारा ने बिना कुछ कहे उस आइसक्रीम को जमीन पर फेंक दिया। दिव्यांश हैरानी और गुस्से से बोला, ये तुमने क्या किया, सारा? सारा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मिस्टर दिव्यांश सिंघानिया, मुझे एक कहानी याद आ गई। आप सुनना चाहेंगे? दिव्यांश ने झुंझलाते हुए कहा, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मैंने पूछा, तुमने ये आइसक्रीम क्यों फेंकी? सारा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। वैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, सिंघानिया परिवार को तो इंटरेस्टिंग चीजें बहुत पसंद हैं, है ना? सारा ने पूरे सिंघानिया परिवार की ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, एक छोटी सी 3 साल की बच्ची थी, जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आता था। उसे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बेहद पसंद थी। उस बच्ची के घर में 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। परिवार में सिर्फ उस बच्ची और उसके बीच के भाई को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद थी। जब भी उसके पापा आइसक्रीम लाते, उसकी माँ हमेशा उसके बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा देती थी। जो थोड़ी बचती थी, वो उसकी बड़ी बहन जबरदस्ती ले लेती थी। सारा ने दिव्यांश की ओर देखा और एक पल के लिए रुकी। फिर धीमे स्वर में कहा, वो मासूम सी 3 साल की बच्ची कोने में बैठकर रोती रहती थी। वो अपने भाई से बस एक चम्मच आइसक्रीम के लिए रिक्वेस्ट करती थी। लेकिन उसका भाई, जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, गुस्से से कहता था, अपनी आइसक्रीम खाओ, मेरी आइसक्रीम को हाथ भी मत लगाना। और जब उससे आइसक्रीम खाई नहीं जाती थी, तो वो उसे बाहर फेंक देता था। लेकिन उस छोटी बच्ची को नहीं देता था। सारा की आवाज में अब गहरा दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, सोचो, उस बच्ची पर क्या बीती होगी, जब उसका अपना परिवार उसे एक चम्मच आइसक्रीम के लिए तरसा देता था। आज उस बच्ची ने उस चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम को फेंक दिया, क्योंकि अब वह समझ गई है कि जिसे बचपन में अपनों का प्यार और साथ नहीं मिला, उसकी जगह अब इस परिवार में नहीं है। डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति छा गई। दिव्यांश और पूरा सिंघानिया परिवार सारा की बातों से स्तब्ध था। दिव्यांश को अब यह एहसास हुआ कि वह बचपन में कितनी गलतियां कर चुका है। सारा ने एक छोटी मुस्कान के साथ पृथ्वी की ओर देखा और कहा, भाई, मेरी चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ है? मुझे किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे चाहिए। पृथ्वी, जो दूर खड़ा ये सब सुन रहा था, मुस्कुराते हुए सारा के पास आया। उसने प्यार से उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई और कहा, लो, छोटी, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, अब इसे एंजॉय करो, और किसी बात की चिंता मत करो। सारा ने पृथ्वी से आइसक्रीम ली और बोली, थैंक यू, भाई, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। पृथ्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, ये तो मैं जानता हूँ।
अब जल्दी से खाओ। सारा ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खानी शुरू की, जबकि सिंघानिया परिवार अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ नजर आया। डाइनिंग टेबल पर शांति छाई हुई थी। तभी सारा का फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमक रहा था। सारा ने फोन देखते ही जल्दी से कुर्सी से उठते हुए पृथ्वी की ओर देखकर कहा, भाई, मैं और आइसक्रीम नहीं खा सकती। बहुत खाली। अनन्या का फोन आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। पृथ्वी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। सारा ने सिर हिलाया और फोन पर बात करते हुए धीरे धीरे स्विमिंग पूल की ओर बढ़ गई। वह अनन्या से बात करने में इतनी खो गई कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह स्विमिंग पूल के पास खड़ी है। वहीं आयशा, जो पहले से ही सारा से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी, जल्दी से चेयर से उठते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं अभी आती हूँ। लेकिन आयशा का असली इरादा कुछ और था। वह चुपके से सारा के पीछे पीछे स्विमिंग पूल तक पहुंची। जैसे ही उसने सारा को वहां खड़ा देखा, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने सोचा, अब देखती हूँ, सारा, तुमसे बदला कैसे लिया जाता है। आयशा ने सारा के सामने आकर अचानक से कदम बढ़ाया, जिससे सारा का फोन उसके हाथ से गिरकर पूल के पास फर्श पर जा गिरा। सारा गुस्से से आयशा को देखते हुए बोली, तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं। देखकर नहीं चल सकती। तुम्हारी वजह से मेरा फोन गिर गया। आयशा ने नकली हंसी के साथ कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं था। तुम्हारा फोन टूट गया। वैसे इसकी कितनी कीमत है? मुझे बता दो, मैं पे कर दूंगी। सारा गुस्से से बोली, रहने दो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही सारा वहां से जाने लगी, आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और तंज कसते हुए कहा, ऐसे कैसे? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुमने पार्टी की सारी लाइमलाइट मुझसे छीन ली। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। सारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैं तुम्हारे झगड़ों में नहीं पड़ती। सारा जैसे ही जाने लगी, आयशा ने खुद को स्विमिंग पूल में गिरा लिया। पानी की तेज आवाज और आयशा की नकली चीख सुनकर सारा चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि वह स्विमिंग पूल के पास खड़ी है। पूल की ओर देखते ही सारा की आंखों में डर साफ नजर आने लगा। वह ठिठक गई और बुरी तरह कांपने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकदम से फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने देखा, एक 4 साल का बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा था, तड़प रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। पास में खड़ी एक 11 साल की लड़की उसे देखकर हंस रही थी और जानबूझकर उसकी मदद करने से मना कर रही थी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दम घुटने लगा। वो बुरी तरह कांप रही थी। आयशा की चीखें और स्विमिंग पूल का पानी, दोनों उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। सारा के फोन कटने से अनन्या परेशान हो गई। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट में उसने तुरंत दिग्विजय को फोन लगाया और कहा, दादू, प्लीज देखिए सारा कहाँ है। उसने मेरा कॉल बीच में ही काट दिया और अब फोन नहीं उठा रही। मुझे बहुत चिंता हो रही है। दिग्विजय, जो सोफे पर बैठे हुए थे, तुरंत खड़े हो गए। तभी उन्हें घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गए और तेजी से स्विमिंग पूल की तरफ भागे। घर के अन्य सदस्य भी आवाज सुनकर स्विमिंग पूल की ओर दौड़ पड़े। स्विमिंग पूल के पास का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। कुसुम और हर्ष ने आयशा को पानी में तैरते हुए देखा और घबराकर चिल्ला उठे, आयशा, हमारी बच्ची, कोई उसे जल्दी से बचाओ। देवांश बिना समय गंवाए पानी में कूद गया। उसने आयशा को पानी से बाहर निकाला।
आयशा इस वक्त बेहोश होने का नाटक कर रही थी। देवांश ने उसे बाहर लाकर उसके पेट को दबाया, जिससे उसके मुंह से थोड़ा पानी निकल गया। कुछ पलों बाद आयशा ने आंखें खोलने की एक्टिंग करते हुए होश में आने का दिखावा किया। कुसुम तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम पानी में कैसे गिर गई? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? आयशा ने नकली आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, मम्मा, मैं गलती से यहाँ आ गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं फोन पर बात कर रही थी। आपको तो पता ही है, मुझे स्विमिंग पूल से कितना डर लगता है। मैं तो इसके पास भी नहीं जाती। उसने थोड़ा रुककर नाटक करते हुए कहा, मैं जैसे ही यहाँ आई, मुझे सारा मिली। उसने मुझे गुस्से में धक्का दे दिया। मैं कुछ समझ पाती, उससे पहले ही पानी में गिर गई। आयशा की बात सुनकर कुसुम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सारा की ओर गुस्से से देखा। सारा, जो अब तक पृथ्वी के सीने से लगकर बैठी हुई थी, आयशा की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। सारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद खुद पानी में छलांग लगाई। सारा का गुस्सा अब काबू में नहीं था। वह तेजी से खड़ी हो गई और आयशा के पास जा पहुंची। तुम इतनी बड़ी झूठी कैसे हो सकती हो? वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम जानबूझकर पानी में कूदी हो। लेकिन उससे पहले कि सारा कुछ और कह पाती, कुसुम ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोली, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चालबाज लड़की हो। वह आगे कहने लगी, तुम हर बार जब भी आती हो, आयशा के साथ कुछ बुरा करके ही जाती हो। तुम तो बहुत बड़ी चालाक निकली। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी बड़ी बहन को पानी से इतना डर है, फिर भी तुमने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। सारा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह गाल पर हाथ रखकर कुसुम को घूरती हुई बोली, मिसेज सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हर्ष जो बीच में आए, गुस्से से सारा को डांटते हुए बोले, तमीज से बात करो, वह तुम्हारी माँ है। सारा ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मेरी माँ बहुत पहले ही मर चुकी है, समझे? ये सुनकर हर्ष ने गुस्से में आकर सारा को थप्पड़ मारा और बोले, बदतमीज लड़की, हमने सोचा था कि तुम सुधर जाओगी, पर तुम पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी हो। सारा हंसते हुए बोली, अरे मैं बिगड़ी कब थी? आप मुझे सुधरने की क्या बात कर रहे हैं? फिर उसने कठोर शब्दों में कहा, आपको जानना है, मिस्टर सिंघानिया, सिंघानिया फैमिली का हर एक शख्स मेरे लिए मर चुका है। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ दादाजी के लिए आई थी, वरना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। गुस्से से वह वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें झूठी मुस्कान के साथ छुपा लिया। उसने महसूस किया कि चाहे वह उसका पुनर्जन्म ही क्यों ना हो, वह फिर भी उनकी ही बेटी थी। कुसुम और हर्ष ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सच था और क्या झूठ। उन्होंने सिर्फ आयशा की बात सुनी और बिना किसी सवाल के उस पर हाथ उठा दिया। इसी बीच पृथ्वी जैसे ही सारा के पास जाने लगता है, सारा उसे रोकते हुई कहती है, भाई, मेरी कसम, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। मुझे इस वक्त अकेला रहना है। फिर उसने गुस्से में टैक्सी पकड़ी और वहां से चली गई। पृथ्वी और चौहान परिवार भी वहीं से निकल गए। सारा टैक्सी में बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। टैक्सी ड्राइवर उसे अजीब नजरों से देख रहा था और पूछा, मैम, आपको कहाँ जाना है? सारा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, क्लब ले चलो। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को क्लब की दिशा में मोड़ देता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। वह थी प्रिया मेहता, जो सिंघानिया पैलेस के बाहर काफी देर से सारा के निकलने का इंतजार कर रही थी।
जैसे ही उसने सारा को बाहर आते हुए देखा, उसने सारा का पीछा करना शुरू कर दिया। प्रिया का सारा से बदला लेने का मन था। उसे आज देव से बहुत कुछ हासिल करने का मौका मिल सकता था, लेकिन सारा की वजह से उसका पूरा प्लान खराब हो गया। वह समझती थी कि सारा देव को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है, जबकि उसे यह नहीं पता था कि सारा देव की बहन है। प्रिया तो सिर्फ देव के प्यार में पागल थी और किसी भी हाल में सारा को रास्ते से हटाना चाहती थी। वह सोच रही थी कि आज कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह सारा को नहीं छोड़ेगी। सारा ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और क्लब के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने बारटेंडर से कहा, एक स्ट्रांग ड्रिंक तैयार करो। बारटेंडर सारा को देखता हुआ बोला, मैम, आपकी उम्र काफी छोटी है, आपको थोड़ा सोच समझ कर पियो, ये ड्रिंक आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सारा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, मैंने जो कहा वही करो। बारटेंडर ने बिना कोई सवाल किए उसी तरह की ड्रिंक तैयार की जैसा सारा ने कहा था। प्रिया, जो सारा को दूर से देख रही थी, शैतानी मुस्कान के साथ बुदबुदाए, अब आएगा असली मजा। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है ना? मैं तुम्हारी इस खूबसूरती को नहीं छोड़ने वाली। फिर देखती हूँ कैसे देव तुम्हें देखता है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसे देखना सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। प्रिया की बातें अभी जारी थीं, लेकिन उसकी निगाहें वहां बैठे कुछ लड़कों पर पड़ गईं। लड़के सारा को गंदी नजरों से घूर रहे थे, जो इस वक्त बेहद आकर्षक लग रही थी। प्रिया ने उन लड़कों को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। वैसे वह लड़की बहुत खूबसूरत है ना? प्रिया ने कहा। लड़के सारा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले, हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत है, उसे देखकर तो बदन में आग लग रही है। एक बार वह हमारे पास आ जाए तो उसे हम कच्चा खा जाएंगे। प्रिया हंसी और बोली, वैसे अगर तुम्हें वह लड़की चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लड़के खुशी से प्रिया को देखने लगे और पूछा, क्या सच में? प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल, तुम्हें एक रूम नंबर देती हूँ, वह लड़की वहीं आएगी। लड़के खुशी खुशी प्रिया द्वारा बताए गए रूम नंबर में चले गए। अब प्रिया बारटेंडर के पास जाकर एक मोटी रकम देने लगी और सारा की ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए कहा, ये पैसे लो और इस ड्रिंक में ये पैकेट मिला दो। बारटेंडर ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, लेकिन इस पैकेट के साथ कुछ हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है। प्रिया ने और भी पैसे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी और तुम्हारी सैलरी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस ये ड्रग्स उस ड्रिंक में मिलाना है और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बारटेंडर ने पैसे लेकर कहा, इतने पैसे में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी और सारा के पास जाकर कहा, ये लीजिए, आपकी ड्रिंक तैयार है। सारा जो थोड़ा नशे में थी, उसने बिना सोचे समझे ड्रिंक पी ली। दूसरी तरफ सुनसान रास्ता, धूल भरी सड़क पर 20-25 कारें लाइन में तेजी से दौड़ रही थीं। उनके बीच एक लंबी और चमचमाती कार चल रही थी, जिसके अंदर इस वक्त एक गहरी शांति छाई हुई थी। कार में कुल 5 लोग बैठे थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम समर था, खुशी से अपनी आवाज में उत्साह भरते हुए बोला, थैंक यू सो मच, ब्रो, जो आप मेरी बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं। आपको नहीं पता, इस दिन का मैं पूरे साल से इंतजार कर रहा था। पिछली बार तो आप आए ही नहीं थे, लेकिन इस बार मैंने आपकी एक नहीं सुनी और आपको अपने साथ खींच ही लाया। उसकी बात सुनकर एक और लड़का, जो उम्र में उससे बड़ा लग रहा था, हल्के से झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, तो क्या हमारा जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? सिर्फ अपने भाई के आने से ही तुम इतने खुश हो गए? समर ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए मक्खन लगाने वाले अंदाज में कहा,
अरे कबीर ब्रो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो हमारी पार्टी की शान हो। आपके बिना तो महफिल जमती ही नहीं है। और देखिए, आप लोगों के लिए ही तो मैंने अपनी बर्थडे पार्टी भी घर से दूर रखी है। इतने में समर का छोटा भाई संजीव, जो बिल्कुल सीधे और सच्चे स्वभाव का था, तुरंत बीच में बोल पड़ा। नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हो। बर्थडे पार्टी तो पहले ही प्लान हो चुकी थी। आपने इसे कैंसिल नहीं किया। ये सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए समर को छेड़ा। देखो, सच्चाई सामने आ गई। अब संजीव को कैसे झूठा साबित करोगे? कार का माहौल हंसी मजाक और खींच का अजीब मिश्रण बना हुआ था। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने अपनी बोरियत छिपाने की कोशिश की, लेकिन पीछे की सीट से आने वाली आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। समर, जो आज का मुख्य पात्र था, उसने कबीर और संजीव से कहा, थैंक यू, ब्रो। तुम दोनों का मेरे बर्थडे पर चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछली बार तो कोई नहीं आया था, लेकिन इस बार मैंने दादी से कह दिया कि मुझे हर हाल में पार्टी चाहिए। संजीव ने उसकी बात पर तुरंत तंज कसा। अच्छा, पार्टी? भाई, ये पार्टी तेरी नहीं बल्कि दादाजी ने कैंसिल की है। समर ने चौंकते हुए पूछा। क्या मतलब? संजीव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दादाजी आज अपने बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी में गए हुए हैं। और वैसे भी, उन्हें पहले से पता था कि तेरी पसंद कैसी है। इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं होगी। समर झेपते हुए बोला, तो क्या हुआ? मैं तुम सबको शॉपिंग के बहाने लेकर जा रहा हूँ। दिखा तो सकूं कि मेरा भाई कौन है। संजीव ने उसकी बात पर फिर तंज कसा। तू दिखा रहा है कि भाई तेरे बर्थडे में पहली बार आ रहे हैं। लेकिन भाई मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे पूछ लो। कबीर, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बीच में कूद पड़ा। अरे बस करो, पार्टी कैंसिल होने का गम कम नहीं था, अब तुम दोनों की लड़ाई सुननी पड़ेगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज ने माहौल को ठंडा कर दिया। लैपटॉप में बिजी लड़के ने गुस्से से अपने ईयरबड्स निकालते हुए कहा, क्या तुम लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और मुझे यहाँ जबरदस्ती खींच लाए। अब अगर किसी ने एक शब्द भी कहा, तो मैं सबको कार से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने फिर से अपने ईयरबड्स पहने और लैपटॉप पर झुक गया। कबीर ने समर से धीमे स्वर में कहा, अरे, क्या जरूरत थी इस खड़ूस को बुलाने की? हम आराम से मजे कर रहे थे। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, आपको नहीं पता। दादी के साथ मेरी शर्त लगी थी कि आज पार्टी का पूरा खर्चा भाई से निकलवाऊंगा। इसलिए उसे लाना पड़ा। कबीर ने हैरानी से पूछा, अरे यार, इतनी छोटी बात पर तूने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। समर ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या करूं? दादी ने चैलेंज दिया था। मैं कैसे पीछे हटता? संजीव ने हंसते हुए कहा, और इस चैलेंज के चक्कर में इसने हम सबको मौत के मुंह में डाल दिया। तभी उन तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। मकबीर ने कहा, अब क्या हम गूंगे बनकर बैठे रहें? इंसान हैं, कुछ तो बात करेंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने पीछे सबकी बातें सुन ली थीं। उसने मन ही मन कहा, ये लोग मजे कर रहे हैं और मुझे इस खड़ूस के साथ छोड़ दिया। पार्टी में चलो, इन तीनों को मैं सबक सिखाऊंगा। बार के चमकदार माहौल के बीच सारा काउंटर पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी के भाव थे। उसका सिर हल्का हल्का घूम रहा था, लेकिन वह अपनी जगह स्थिर रहने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ प्रिया गुस्से और बेचैनी से सारा को घूर रही थी। प्रिया के मन में खतरनाक ख्याल चल रहे थे। उसने सोचा, ये लड़की है या कोई चुड़ैल? इसे इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया और इसका कोई असर नहीं हो रहा। मुझे तो बताया गया था कि इस ड्रग का असर 1 मिनट में हो जाता है।
लेकिन इसे तो आधा घंटा हो चुका है और ये अब तक संभली हुई है। प्रिया ने बारटेंडर की ओर कदम बढ़ाए और कहा, इसकी ड्रिंक में दोबारा वही ड्रग्स मिला दो। बारटेंडर, जो पहले से डर रहा था, घबरा कर बोला, मैम, आप जो कह रही हैं वो बहुत खतरनाक है। ये ड्रग्स किसी को भी फिजिकली कमजोर कर सकता है। अगर इन्हें सही समय पर एंटीडोज नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है। प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया, आई डोंट केयर, तुम बस मेरा काम करो। बारटेंडर परेशान होकर बोला, मैम, मैं ये नहीं कर सकता। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। आप तो यहाँ से निकल जाओगी, लेकिन मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रिया ने अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली और बारटेंडर के सामने पटक दी। ये लो, और अगर और पैसे चाहिए तो बताओ, लेकिन जो कहा है वो करो। पैसे देखकर बारटेंडर असमंजस में पड़ गया। उसने झिझकते हुए कहा, मैं पहले ही ये काम कर चुका हूँ। अगर दोबारा किया और कुछ हो गया तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलो, अब तो नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। बारटेंडर ने डरते डरते सारा की ड्रिंक में दोबारा ड्रग्स मिला दिया। वहीं सारा, जो पहले से ही नशे में थी, अपनी नजरों के सामने रखा ड्रिंक देखकर मुस्कुराई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने गिलास उठाया और उसे फिर से पी लिया। प्रिया ने शैतानी मुस्कान के साथ सारा की ओर देखा और बड़बड़ाई, देखो, अब तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी। ये ड्रग्स तुम्हें खत्म कर देगा। तभी प्रिया के फोन पर उन लड़कों का कॉल आ जाता है जिन्हें उसने रूम में इंतजार करने के लिए कहा था। प्रिया ने फोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर चिंता के लक्षण उभर आए। वह अपने माथे पर हाथ रखकर परेशानी से सोचने लगी, ओह गॉड, इस लड़की के चक्कर में तो मैं उन लड़कों के बारे में पूरी तरह से भूल ही गई। एक काम करती हूँ, इन्हें नीचे बुला लेती हूँ। ये आफत वो खुद ही लेकर चले जाएंगे। वैसे भी अगर किसी ने मुझे यहाँ देखा तो घोटाले खड़े हो जाएंगे। ये सोचते हुए वह जल्दी से फोन लेकर एक कोने में चली जाती है और उन लड़कों से बात करने लगती है। वह उन्हें कहती है, जल्दी से क्लब में आकर उसे अपने साथ ले जाओ। लड़के, जो काफी देर से सारा का इंतजार कर रहे थे, खुशी से भर गए। वे समझ गए थे कि अब उनका इंतजार खत्म हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर आकर क्लब की तरफ चल पड़े ताकि वे सारा को लेकर जाएं। इस बीच प्रिया को अपने फैसले पर थोड़ा राहत महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब और कुछ करना भी मुश्किल हो सकता है। वही सारा, जिसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसका सिर कभी भी फट जाएगा, खुद से ही सोच रही थी, ड्रिंक तो मैंने पहले भी काफी बार की है, पर ऐसा असर आज तक मेरे ऊपर नहीं हुआ। ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? एक बार फेस वॉश करके आता हूँ, शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। इतना सोचते हुए वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वहीं प्रिया जैसे ही वापस आती है तो बार काउंटर पर सारा को बैठा हुआ ना देख वह काफी परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह गुस्से में बुदबुदाती है, ये लड़की भी एक मुसीबत ही है। सारा अभी तो यहाँ थी, वो कहाँ चली गई? प्रिया गुस्से से बारटेंडर की तरफ देखती है, जो दूसरे कस्टमर को अटेंड कर रहा था। वो गुस्से से उसके पास जाकर कहती है, वो लड़की कहाँ गई? बारटेंडर थोड़ा अचकचाते हुए कहता है, मैंने सिर्फ उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहा था, उसे नजर रखने के लिए नहीं। समझी? तो मुझे अकड़ मत दिखाइए। अगर मेरा मन हुआ तो मैं अभी सबको आपकी करतूत के बारे में बता दूंगा, समझी? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही होगा कि मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा, मैं कहीं और जाकर जॉब कर लूंगा, लेकिन आपका करियर तो बर्बाद हो जाएगा, समझी? इसके बाद बारटेंडर वहां से चला जाता है। प्रिया गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहती है,
इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कुछ कहने की। प्रिया का चेहरा गुस्से से भर आता है और वह ठान लेती है कि वो इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली। तभी प्रिया के पास वह लड़के आ जाते हैं और पूछते हैं, वह लड़की कहाँ है? प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, वो बचकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, उसे पकड़ो, समझे? लड़के कहते हैं, पर तुमने तो कहा था कि वो लड़की खुद ही इस सब के लिए तैयार है, तो फिर हम उसे क्यों पकड़ें? प्रिया गुस्से से चिल्लाती है, वह तैयार नहीं थी। मैं उसे तुम लोगों के पास भेज रही थी। और फिर, पहले तो तुम्हें इस काम के पैसे नहीं मिल रहे थे। तुम सिर्फ अपनी मस्ती के लिए सब कुछ कर रहे थे। अब तुम्हें उसे इस हालत में लाना होगा कि वो किसी को अपना चेहरा दिखा ना सके। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। लड़के प्रिया की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इस काम के लिए भी तुम हमें पैसे दोगी? हमें मंजूर है। कहाँ है वह लड़की, बताओ? प्रिया गुस्से से कहती है, यही तो नहीं पता कि वह चुड़ैल कहाँ चली गई। अभी तो यही मेरी नजरों के सामने थी, उसे ढूंढो। फिर वह लड़के चारों तरफ फैल जाते हैं और प्रिया भी सारा को ढूंढने लगती है। सारा, जो वॉशरूम से बाहर आकर बार काउंटर के पास वापस आ रही थी, प्रिया को यहाँ देखकर सोचती है, ये तो अभी कुछ देर पहले पार्टी में थी, तो फिर यह यहाँ पर क्या कर रही है? फिर वह चुपके से प्रिया की बात सुनने लगती है। जैसे ही वह प्रिया की बात सुनती है, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर यह क्यों हो रहा है? घबराते हुए वह सोचती है, अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मेरी बहुत बुरी हालत होगी, और इस बार मैं लड़ने के हालात में नहीं हूँ। इसने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया है। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वह लड़खड़ाते हुए अंधेरे रास्ते से ऊपर की तरफ जाने लगती है। वह सोचती है कि अगर वह इस वक्त यहाँ से बाहर गई, तो वह लड़के उसे पकड़ सकते थे, क्योंकि उनमें से एक लड़का क्लब के बाहर खड़ा था। ये क्लब एक होटल की तरह था, जहाँ लोगों के रहने की भी सुविधा थी। सारा सोचती है, मैं ऊपर जाकर किसी से मदद ले लूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ से जाना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। तभी उनमें से एक लड़के की नजर सारा पर पड़ती है, जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वह चिल्लाते हुए कहता है, देखो, वो रही, वह लड़की, उसे पकड़ो। सारा जैसे ही पीछे मुड़कर उन लड़कों को अपने पास आते हुए देखती है, वह डर कर ऊपर जाने की बजाय हॉल से जुड़े दूसरे हॉल में जाने लगती है, जो वीआईपी गेस्ट के लिए था। सारा इस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर इन लड़कों से बचना चाहती थी। तभी उसकी नज़र मेन गेट पर खड़े कुछ लड़कों पर पड़ती है, जिनके साथ कई बॉडीगार्ड्स भी थे। इन लड़कों के बीच में एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था। हालांकि सारा को उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका ओरिएंटेशन ही ऐसा था कि वो बता सकती थी कि वो कितना आकर्षक होगा। क्लब में मौजूद सभी लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं और उनके स्टाइल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लोग खास और पावरफुल होंगे। सारा सोचती है, ये लोग शायद कुछ खास होंगे। अगर मैं इनसे मदद मांगूंगी, तो ये मुझे जरूर बचा सकते हैं। ये लड़के जो मेरे पीछे हैं, वे दिखने में बहुत साधारण और गुंडे टाइप लग रहे हैं। सारा उम्मीद के साथ उन लड़कों की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि शायद यह उसके लिए सही मददगार हो सकते हैं। सारा बिना किसी सोच विचार के लड़खड़ाते हुए कदमों से मेन गेट की ओर दौड़ती है, जहां वह लड़के खड़े हुए थे। उनके बीच एक लड़का खड़ा था, जो इस वक्त सबसे कूल नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। सारा अचानक से उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले लगा लिया,
जिससे पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया। वहां खड़े लड़के, जो सारा को देख रहे थे, अपनी जगह पर खड़े रह गए, एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। सारा अपनी नशीली और हकलाती हुई आवाज में लड़के के कान में धीरे से कहती है, आई एम सॉरी, इस वक्त मेरी मदद करो। कुछ लोगों ने मुझे ड्रग्स दे दिया है और वे मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं उन्हें जानती भी नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। वे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी देर से मेरा पीछा भी कर रहे हैं। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करें। लड़का, जो सदमे में था, सारा के अचानक गले लगने से तुरंत उसकी कमर पर हाथ रखता है और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ उसकी बातों को सुनता है। उसके साथ खड़े लड़के हैरान थे, क्योंकि अब तक अभिमन्यु ने कभी किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था, तो उसे छूना तो बहुत दूर की बात थी। सारा, जो अभी भी उस लड़के के गले में लिपटी हुई थी, उसकी नजर उन लड़कों पर पड़ती है जो हैरानी से देख रहे थे। वे डर गए थे कि अगर अभिमन्यु की नजर उन पर पड़ी तो वो उन्हें बचने का मौका भी नहीं देगा। इसलिए उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और सारा उस लड़के से अलग होने का इंतजार करने लगी। सारा, जो उस लड़के की भीनी भीनी खुशबू में खोई हुई थी, अभिमन्यु की आवाज सुनकर होश में आती है। वह कहता है, वे लोग जा चुके हैं, स्वीट हार्ट। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। सारा घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद किए हुए थी और अभिमन्यु के कोट को पकड़े हुए खड़ी थी। जब वह आवाज सुनती है और अपनी आंखें खोलती है, तो वह देखती है कि वह लड़के अब वहां नहीं थे। फिर वह लड़के को देखती है, जिसका चेहरा वह ठीक से नहीं देख पाई थी। वह हल्के से उसे गाल पर चूमती है और कहती है, थैंक यू हैंडसम, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अगर मुझे कभी तुम्हारा एहसान चुकाने का मौका मिला, तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वह लड़खड़ाते हुए अपने पर्स से पैसे निकालती है और अभिमन्यु के कोट में रख देती है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिप है, समझे? अपनी पार्टी का अच्छे से आनंद लो। इसके बाद वो लड़खड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सभी लोग हैरान होकर उस लड़की को देख रहे थे, जो एक तूफान की तरह आई थी और अब एक तूफान की तरह वहां से जा रही थी। अभिमन्यु, जो पैसों को अपनी कोट में देखते हुए चुप खड़ा था, एक पल के लिए रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सारा जा चुकी थी। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का, जो अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था, कहता है, अभिमन्यु, क्या हमें उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए? अभिमन्यु, जो अब भी अपनी कोट में रखे पैसों को देख रहा था, वह चुप रहता है, और उसकी प्रतिक्रिया से यह साफ होता है कि वह इस पर क्या कदम उठाएगा। क्लब में मौजूद सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि अभिमन्यु राजवंश के पास एक लड़की आकर गले लग सकती है। ये वही अभिमन्यु था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। कहा जाता था कि अगर किसी लड़की ने अभिमन्यु के आसपास आकर नजर भी डाली, तो वो उसे मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन आज सारा ने न केवल अभिमन्यु के गले लगकर उसे गालियां दी, बल्कि उसने अभिमन्यु को टिप भी दी और उससे मदद मांगी। क्लब में मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अभिमन्यु राजवंश, वह लड़का जो पूरी दुनिया में वेपन किंग के नाम से जाना जाता था, जिसे पूरी दुनिया में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था, आज एक लड़की के गले में था और उसे मदद कर रहा था। लोग हैरान थे, क्योंकि अभिमन्यु राजवंश के बारे में सुना जाता था कि वो किसी भी लड़की को देखकर उसे अपना शिकार बना सकता था, लेकिन सारा के साथ उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो किसी पागल आशिक की तरह सारा को देख रहा था। अभिमन्यु राजवंश, जिसे पूरी दुनिया वेपन किंग्स के नाम से जानती थी, एक ऐसा नाम था जो यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह गूंजता था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता भी घुटने टेकते थे।
महज 29 साल की उम्र में उसने इतनी दौलत और शोहरत हासिल कर ली थी कि लोग सोचते थे कि यह सब करने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। अभिमन्यु का रूप रंग भी उसकी शख्सियत को बढ़ाता था। उसकी नीली आंखों के सामने कोई भी लड़की उसके पीछे पागल हो जाती थी। उसकी 6 फुट 5 इंच की हाइट, 6 पैक्स और स्मार्ट पर्सनैलिटी किसी भी लड़की को उसकी ओर आकर्षित कर देती थी। उसका चेहरा बिल्कुल शार्प और हैंडसम था, और उसके कपड़े भी उसकी महिमा को बयां करते थे। अब अभिमन्यु के पास खड़ा हुआ लड़का, जो यह सवाल पूछ रहा था कि क्या सारा को हेल में भेजा जाए, वह कोई और नहीं, उसका सेक्रेटरी और करीबी दोस्त विपुल रहेजा था। विपुल रहेजा अभिमन्यु के साथ हर समय रहता था और उसके सभी कामों को संभालता था। विपुल भी देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन अभिमन्यु की तुलना में उसकी शख्सियत कहीं भी नहीं टिकती थी। अभिमन्यु का सिक्का हर जगह चलता था, चाहे वह बिजनेस हो, राजनीति या माफिया का कोई काम हो। अभिमन्यु एक बेरहम और खड़ूस लड़का था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अभिमन्यु, जो हमेशा अपनी कठोरता और गुस्से के लिए जाना जाता था, एक बड़े दर्द से जूझ रहा था। वह बचपन में हुए एक हादसे के कारण कभी भी किसी लड़की को छू नहीं पाता था। जब भी वह कोशिश करता या कोई लड़की उसके पास आने की कोशिश करती, उसे अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती और उसके शरीर पर अजीब से लाल निशान आ जाते। इस स्थिति में वह खुद होश खो बैठता। हालांकि अभिमन्यु ने अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया था, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं मिला था। इससे राजवंश परिवार बेहद परेशान था, क्योंकि अभिमन्यु परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां थीं। यही कारण था कि अभिमन्यु अक्सर गुस्से में रहता और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता था। अभिमन्यु के दिल में भी कुछ अरमान थे। वह भी चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो जो उसकी देखभाल करे, जो घर पर बैठे और उसका इंतजार करे, जैसे उसने हमेशा अपने दादा दादी, पापा मम्मी और चाचा चाचियों को एक दूसरे से प्यार करते देखा था। लेकिन वह खुद को किसी लड़की के पास जाने और उसे छूने से रोकता था। ये स्थिति अभिमन्यु के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बन चुकी थी, और वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी जिंदगी में यह अजीब समस्या क्यों आई थी। अभिमन्यु के साथ खड़ा था उसका बचपन का दोस्त कबीर गुप्ता, जो हमेशा अभिमन्यु के साथ रहता था। कबीर, जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम था, अभिमन्यु का पुराना साथी था। उसकी फैशन डिजाइनिंग की कंपनी इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में शामिल थी। कबीर को देखकर यह कहा जा सकता था कि वह न केवल एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी आकर्षक थी। अभिमन्यु के पीछे खड़े 2 और लड़के थे, जिनमें एक समर राजवंश और दूसरा संजीव राजवंश था। समर और संजीव अभिमन्यु के छोटे भाई थे। दोनों लड़के शरारती थे, क्योंकि वह घर के सबसे छोटे बेटे थे। तो अब तक की कहानी में कई राज छुपे हुए थे, जिनकी जानकारी धीरे धीरे खुलने वाली थी। सारा अभिमन्यु से अलग होकर वहां से चली जाती है। जब वो क्लब से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसे सामने प्रिया और वही लड़के नजर आते हैं, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। सारा घबराकर जल्दी से लिफ्ट में घुस जाती है, लेकिन लड़के उसे देख लेते हैं और उसके पीछे आ जाते हैं। सारा घबराते हुए एक ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जहां वह इन लोगों से बच सके। तभी उसकी नजर एक खुले हुए रूम पर पड़ती है। वह तुरंत उस कमरे में घुस जाती है और गेट बंद कर देती है। सारा को ये भी एहसास नहीं था कि वह जिस वक्त वहां खड़ी थी, वह टॉप फ्लोर पर थी, जहां सभी का आना मना था। वही लड़के उस फ्लो को देखकर डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि वहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओ सारा डार्लिंग, तुमने तो अपनी मौत का खुद ही बुलावा दे दिया। कोई बात नहीं, और फिर वहां से चली जाती है। लड़के भी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं,
क्योंकि अगर वे सारा के पीछे टॉप फ्लोर पर जाते तो शायद उनकी जान भी जाती। ये फ्लो अभिमन्यु राजवंश से संबंधित था और केवल उसके करीबी लोग ही वहां जा सकते थे। किसी और को ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी। सारा, जो अपनी जान बचाने के लिए वहां पहुंची थी। सारा कमरे में प्रवेश करती है तो चारों ओर घना अंधेरा होता है। कमरे में थोड़ी सी हल्की रोशनी थी, लेकिन सारा को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा था। गर्मी के कारण उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी ड्रेस की चिप खोल दी और बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। उसकी ड्रेस, जो कुछ देर पहले तक उसके बदन से सटकर लटक रही थी, अब फर्श पर गिर गई। सारा इस वक्त केवल अपने इनरवियर में थी और लड़खड़ाते हुए बाथरूम के गेट तक पहुंची। बड़ी मुश्किल से गेट खोला और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही पानी गिरने लगा, गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह सही से महसूस नहीं कर पा रही थी। गर्मी की वजह से सारा का शरीर जलने जैसा महसूस हो रहा था और उसके शरीर पर खरोंचें तक आ गई थीं। उसे असहनीय गर्मी के कारण खुद को थोड़ा और आराम देने की कोशिश करते हुए अपने कपड़े उतारने पड़े। अभिमन्यु राजवंश उस कमरे में आता है जिसमें सारा गई थी। अभिमन्यु को यह माहौल बहुत पसंद नहीं था, लेकिन समर की खुशी के लिए उसने मजबूरी में वहां बैठने का निर्णय लिया। आधे घंटे बाद अभिमन्यु ने सबको गुड बाय कहा और अपने कमरे में वापस आकर अपने काम में जुटने का फैसला किया। जब अभिमानी कमरे में आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहले ही कमरे में आ चुका था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह टेबल पर रखी शैंपेन की बोतल उठाकर ड्रिंक करने लगा। इस वक्त उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। आज तक जब भी उसने किसी लड़की को छुआ था तो उसे अजीब सी खुजली होने लगती थी, लेकिन सारा के छूने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वह सारा के पास आया और उसे अपनी बाहों में थामा, तो उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, बल्कि सारा से आई हुई हल्की सी खुशबू ने उसे पागल कर दिया। अभिमन्यु का दिमाग अब सिर्फ सारा के ख्यालों में खो चुका था। अभिमन्यु सारा के बारे में सोचते हुए ड्रिंक करने लगता है। उसे ये भी महसूस नहीं होता कि कब वो पूरी वाइन की बोतल खाली कर चुका था। अब उसे थोड़ी असहजता महसूस होने लगती है और वह अपने कोट को उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि शायद वहां जाकर उसे थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि उसने समर की बर्थडे पार्टी में भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब यहाँ आकर उसने पूरी बोतल खाली कर दी थी। अभिमन्यु को सामान्यतः इतनी ड्रिंक पीने की आदत नहीं थी, लेकिन आज सारा के बारे में सोचते सोचते उसका मन नशे में डूब चुका था। वॉशरूम में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी में सनसनी सी फैल जाती है, क्योंकि सामने सारा खड़ी थी। वही लड़की जिसने पिछले कुछ घंटों से उसका चैन और सुकून सब कुछ छीन लिया था। वो उसे फिर से देख पाने के लिए तड़प रहा था। अभिमन्यु अपने सिर को झटकाता है, ये सोचते हुए कि शायद ड्रिंक की वजह से उसे हॉल्यूसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। अपनी आंखों को मसलते हुए वह फिर से सारा को देखता है। उसकी आंखों में सारा की खूबसूरती साफ दिख रही थी और वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। सारा का शरीर इस समय इतनी सुंदरता से चमक रहा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। ड्रग्स की वजह से उसका शरीर इतना लाल हो चुका था। सारा को जब एहसास होता है कि वॉशरूम में उसके अलावा भी कोई और है, तो वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है, जहां अभिमन्यु खड़ा हुआ था और उसे जुनून से देख रहा था। इस पल सारा को किसी भी चीज का होश नहीं था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। ऊपर से
ड्रिंक और ड्रग्स का असर भी उसे बुरी तरह से हावी हो चुका था। वो लड़खड़ाते हुए अभिमन्यु के पास जाती है और बिना सोचे समझे उसके गले लग जाती है। सारा का गले लगना अभिमन्यु के लिए एक झटका था। उसकी बॉडी में झुरझुरी सी दौड़ गई और वह हैरान होकर सारा को देखता है। जब उसे सारा की बॉडी की गर्माहट अपनी बॉडी पर महसूस होती है, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि आमतौर पर किसी का शरीर इतना गर्म नहीं होता जितना इस वक्त सारा का लग रहा था। अभिमन्यु खुद को रोक नहीं पाता और अपनी नजदीकी बढ़ाते हुए सारा की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे और करीब कर लेता है। सारा जब अभिमन्यु को गले लगाती है तो उसे थोड़ी ठंडक सी मिलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके जले पर बर्फ रख दिया हो। उसे काफी सुकून मिल रहा था। सारा अभिमन्यु के खुले सीने पर अपने होंठ रख देती है और सारा की इस हरकत से अभिमन्यु अपने होठों को बुरी तरह से काट लेता है, क्योंकि यह अब तक की उसकी 29 साल की उम्र में पहली बार था जब उसने किसी लड़की को छुआ था, और वह इस हालत में इस तरह से पहली बार किसी लड़की के करीब गया था। वही जानता था कि उसने खुद को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। सारा को उस हालत में देखकर वह पागल हो चुका था। चाहे वह माफिया किंग ही क्यों ना हो, चाहे वह हार्टलेस ही क्यों ना हो था, तब भी वह एक लड़का ही है ना। और सबकी अपनी अपनी डिजायर होती हैं जिन्हें हर कोई पूरा करना चाहता है, पर अभिमन्यु की कंडीशन की वजह से वह कभी भी किसी लड़की को अपने करीब नहीं ला पाता था और ना ही उसके करीब जा पाता था। पर आज सारा की इस हरकत ने उसके बरसों से दबी हुई तमन्नाओं को फिर से जगा दिया था। सारा के होंठ धीरे धीरे से अभिमन्यु के सीने पर चल रहे थे। वह अभिमन्यु के सीने पर किस करते हुए बाइट भी कर रही थी, जिससे अभिमन्यु के मुंह से हल्की हल्की सी आवाज निकल रही थी। अब अभिमन्यु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सारा के बालों में अपने हाथ फंसा लेता है और उसके सर को अपने सीने पर और दबाने लगता है। और सारा, जो ड्रग के नशे में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, उसे कुछ होश नहीं था कि वह क्या कर रही है और किसके करीब जा रही है। उसे तो इस वक्त इस लड़के का चेहरा भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था जिसके वह करीब जा रही थी, बट उसे इस लड़के में से आई फ्रेगनेंस को महसूस करके इतना तो पता था कि यह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है जिसे वह शायद आज अपना फर्स्ट टाइम देने वाली थी। अभिमन्यु सारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर करता है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। सारा के दोनों गाल हद से ज्यादा लाल हो चुके थे और इस वक्त वो किसी पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। अभिमन्यु सारा के होठों को देखता है जो इस वक्त किसी चेरी से कम नहीं थे। वह एकदम से सारा के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों पर टूट पड़ता है। अभिमन्यु के ऐसा करने से सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो ठंडक उसे अभिमन्यु के करीब होने से मिल रही थी उसे महसूस करने लगती है। अभिमन्यु के हाथ इस वक्त सारा की पूरी कमर पर घूम रहे थे और सारा के हाथों की पकड़ अभिमन्यु की कमर पर मजबूत होती जा रही थी। उसने अभिमन्यु को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि अभिमन्यु की पीठ पर उसके नाखूनों के निशान भी आ गए थे। अभिमन्यु एकदम से सारा को अपनी गोद में उठा लेता है और मदहोशी से सारा के चेहरे को देखकर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, तुम खुद ही मेरे करीब आई थी, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा महसूस हो। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी लड़की को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मेरी परफॉर्मेंस से खुश हो। और फिर वह सारा को बेडरूम में लेकर आ जाता है और सारा को बेड पर लेट देता है। वही सारा बेड पर लेते ही एकदम से उठ जाती है और अभिमन्यु के करीब जाने लगती है, तो अभिमन्यु धीरे से बेड पर बैठकर सारा के होठों को चूमता है और कहता है, बेबी बस 2 मिनट वेट करो। और फिर अपनी पैंट को निकालकर बेड पर आ जाता है और सारा के होठों को चूमते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अभिमन्यु बाइट नहीं कर रहा था और ना ही एग्रेसिव था। वह इस वक्त काफी सॉफ्टली और किसी जेंटलमैन की तरह सारा के साथ पेश आ रहा था। अभिमन्यु के इस तरह प्यार करने से सारा पागल होती जा रही थी। उसके बदन की गर्मी और बढ़ती जा रही थी। उसे अब अभिमन्यु किसी भी कीमत पर अपने करीब चाहिए था। अभिमन्यु सारा के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है, उसकी उंगलियों से अपनी उंगली फंसाकर उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, क्या तुम तैयार हो?
सारा जो मदहोशी से अभिमन्यु को देख रही थी वह अपनी पलकों को झपका देती है और सारा का जवाब मिलते ही अभिमन्यु सारा में समा जाता है, जिस वजह से सारा की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अभिमन्यु समझ जाता है कि यह सारा का भी फर्स्ट टाइम है और यह जानते ही अभिमन्यु खुशी से फुला नहीं समता कि जिस लड़की को वह पहली बार छू रहा है वह सिर्फ और सिर्फ उसी की है और आज से पहले उसे किसी ने छुआ नहीं। वह सारा से दूर होने की कोशिश करता है तो सारा अभिमन्यु के कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लेती और अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, दूर मत जाओ ना। सारा की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराता है और सारा की गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम्हें काफी पेन हो रहा है, बट अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता और अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है। जिससे सारा की चीखें निकलने लगती है, पर अभिमन्यु से सारा के साथ काफी प्यार से पेश आ रहा था, पर पहली बार होने की वजह से सारा को इतना दर्द हो रहा था। बीते समय के साथ सारा को काफी सुकून मिलता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बढ़ते समय के साथ उसके शरीर से वह जलन और वह गर्मी निकलती जा रही है। अभिमन्यु सारा के चेहरे को देखता है, उसका अभी रुकने का मन नहीं था, पर वह सारा को देखकर इतना तो समझ चुका था कि वह अभी बहुत छोटी है और अगर वह ज्यादा देर तक सारा के साथ यह सब कुछ करता रहा तो शायद उसे थोड़ी दिक्कत भी हो सकती थी और वह इस प्यारी सी लड़की को देखते ही पहली बार में ही इसके प्यार में पागल हो चुका था और वह अपनी इस क्यूट सी स्वीटहार्ट को दर्द कैसे दे सकता था। अभिमन्यु सारा के चेहरे पर किस करते हुए कहता है, हम ये फिर कभी करेंगे, और फिर सारा से अलग हो जाता है। वही सारा जो अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई थी वह एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अभिमन्यु को पकड़कर अपने गले लगा लेती है और गुस्से से कहती है, दूर क्यों जा रहे हो, मुझे और करना है। अभिमन्यु हैरानी से सारा को देखता है और कहता है, स्वीटहार्ट, हम पिछले 3 घंटों से ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमने और किया तो तुम सुबह चलने लायक भी नहीं रहोगी। सारा अभिमन्यु की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहती है, मुझे सब कुछ मंजूर है, पर इस वक्त तुम मेरे करीब रहो, तुम्हें दूर जाने की इजाजत नहीं है। सारा की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराता है और सारा के गले में अपना चेहरा छुपा लेता है और धीरे से सारा के गले पर बाइट करते हुए सारा के चेहरे पर आए उसके बालों की लट को पीछे करने लगता है, जो पसीने की वजह से इस वक्त उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। अभिमन्यु एक बार फिर से अभिमन्यु के अंदर समझ जाता है, जिस वजह से सारा अपने होठों को काट लेती है। उसकी हरकत पर अभिमन्यु कहता है, ये हक मेरा है स्वीटहार्ट, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे से छीनने की। और फिर सारा के होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है और उसके होठों को चूमने लगता है। देखते ही देखते पता नहीं कितना समय हो जाता है कि दोनों को होश ही नहीं था। सारा थी कि वह अभिमन्यु को खुद से अलग ही नहीं होने दे रही थी, और अभिमन्यु जिसे इतने टाइम बाद यह महसूस हुआ था कि एक लड़की के करीब जाकर कितना सुकून मिलता है, उसे इतना रिलीफ पहले कभी महसूस नहीं हुआ था जितना इस समय हो रहा था। और सबसे बड़ी बात उसकी पहली नजर की मोहब्बत है, इन सब में उसका साथ दे रही थी। अभिमन्यु घड़ी की तरफ देखता है जहां पर इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। अभिमन्यु हैरानी से सारा की तरफ देख रहा था जो कुछ देर पहले तक उठी हुई थी और अब सो चुकी थी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए सारा से अलग होता है और सारा के गले में अपना चेहरा छुपाकर सारा की कमर पर अपना हाथ रखकर सो जाता है, क्योंकि वह अब काफी थक चुका था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह बेड से उठ भी सके। वह जैसी हालत में था वैसी हालत में ही लेट जाता है। कैसा लगा ये पार्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।